मॉर्निंग क्लास। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 3, दैट इज़ परमाणु। एंड परमाणु मतलब एटम, एंड मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मतलब अणु। तो परमाणु एवं अणु, ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम परमाणु और एवं अणु पढ़ने से पहले कि वो क्या होते हैं, सबसे पहले किन्होंने ये शुरुआत की कि क्या चीज़ पदार्थ से में होती है। तो सबसे पहले हमारे जो भारतीय महर्षि थे, महर्षि कणाद, उन्होंने बोला था कि जब किसी पदार्थ को विभाजित करते हैं तो बहुत छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं, और अंत में एक ऐसा टाइम आएगा जब वो जो कण जो है वो विभाजित होना बंद हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम बड़ी चीज़ से छोटे छोटे कण प्राप्त कर रहे हैं। तो लास्ट में वो छोटी चीज़ इतनी छोटी हो जाएगी वो कि उससे ज़्यादा उसको छोटा करना, उसको विभाजित करना इम्पॉसिबल होगा। इसका मतलब वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, कण मतलब पार्टिकल, की वह सूक्ष्मतम कण जो और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, जो अविभाज्य रहेगा, मतलब अनडिविजिबल रहेगा, उसको उन्होंने परमाणु का नाम दिया था। ठीक है ना। तो महर्षि कणाद जी ने उन छोटे कणों को, सूक्ष्मतम कणों को क्या नाम दिया था? परमाणु। और इंग्लिश में उन क्या बोलते हैं बेटा हम उनको? एटम। ठीक है ना। तो पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या हुई, क्योंकि कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था तो इस बात को जो कहते हैं ना, फुटेज नहीं दी गई। उसके बाद बहुत से साइंटिस्ट आए और उन्होंने बोला कुछ, लेकिन जब तक प्रमाण नहीं होता वो चीज़ मानी नहीं जाती। तो प्रमाण सहित दो साइंटिस्ट आए, एक एंटोनी लेवोसियर और एक जेएल प्रूस्ट। तो उन्होंने दो नियम बताए। तो ये जो रासायनिक संयोजन के नियम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब कि कोई मैटर बना है, कैसे बना है, कैसे वो कंबाइन किए हैं, वो लॉ इसके अंदर हम पढ़ेंगे। इसमें कई लॉज आते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में आई थिंक सिर्फ दो ही हैं, तो हम वो दो लॉ पढ़ रहे हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो आ रहे हैं। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि पहला है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संरक्षण का क्या मतलब है। अगर आपको इस बात का पता है तो आपको इसकी स्टेटमेंट याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो नियम क्या कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षित रहेगा। तो आपको सिंपल क्या है इसकी स्टेटमेंट, कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है या रासायनिक परिवर्तन होता है तो हमेशा द्रव्यमान संरक्षित रहता है। बस ये इसकी स्टेटमेंट हो गई। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कोई 1 किलो की चीज़ दी, मान लो ये 1 किलो लोहा दे दिया मैंने आपको। ठीक है ना। लोहा का सूत्र होता है बेटा Fe। मैंने 1 किलो लोहा दिया और मैंने कहा आप मुझे इसकी 4 चीज़ें बना के लेके आओ, लेकिन चारों 1-1 किलो की होनी चाहिए। क्या आप बना दोगे? नहीं। तो आप क्या कहोगे? मैम हम 4 चीज़ें तो बना सकते हैं, लेकिन हर एक जो होगी वो हम 250 ग्राम के हिसाब से बना सकते हैं, अगर हमने इक्वल बनानी है तो, है ना। क्योंकि 250 250 250 250 करके 4 बार जब जुड़ता है तो वो कितना हो जाएगा? वो 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी पहली स्टेटमेंट हमने क्या की कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार हमेशा एक रासायनिक परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान जो है वो संरक्षित रहेगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास ऑफ reactants and products should be equal to the mass of reactants and products will be equal to, और ये भी कह सकते हैं कि मास ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। तो हम कह रहे थे कि क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और या द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम वह नियम है जिसके अनुसार, मान लो हमने कोई रिएक्शन लिखी, हम दोबारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमने कोई कागज़ जलाया, उससे मिला C+O2 CO2। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको इस तीर के लेफ्ट हैंड साइड में है, ये है क्रिया करने वाले, रिएक्शन करने वाले। तो इनको बोलते हैं बेटा हिंदी में अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। और ये रिएक्ट करके
क्या बना रहे हैं, जो नई चीज़ बनती है उसको बोलते हैं हम उत्पाद, ठीक है ना। और इंग्लिश में बोलते हैं हम प्रोडक्ट। ये मैंने कोई एक रिएक्शन लिखी है, तो सारी रिएक्शंस के अंदर तीर के निशान के जो लेफ्ट साइड होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो राइट हैंड साइड में होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट्स, इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई भी रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट से मान लो ये प्रोडक्ट्स में बदल रहे हैं, तो जो इस साइड जितना मास हुआ, मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ये है इस नियम के अनुसार कि एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जब, तो मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। पहली स्टेटमेंट समझ में आ गई। दूसरी स्टेटमेंट मैंने क्या बोली कि मास कंजर्व्ड रहेगा, मतलब संरक्षित रहेगा। इसका मतलब संरक्षित का मतलब क्या होगा कि ना वो घटेगा ना वो बढ़ेगा। तो ना तो हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ना हम डिक्रीज कर सकते हैं, ना हम उसको बढ़ा सकते हैं या बना सकते हैं एक तरीके से, नया कुछ नहीं बना सकते हम, ना हम उसमें कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने 1 किलो का आपको दरवाज़ा दिया था, तो आप उसके 4 टुकड़े कर सकते हो, वो अलग अलग टाइप के कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बट अगर मैं सारे बराबर मान रही हूँ, तो आपने वो करके दे दिया था कि अगर 1 किलो का दिया है तो 250 का आप बना के लेके आओगे, ठीक है ना। और अगर मान लो मैं आपको कहती हूँ नहीं आप तो ज़्यादा का बना के लेके आओ, क्या आप ज़्यादा का बना के लेके आ सकते हो? नहीं लेके आ सकते। और अगर आप कम करके आओगे तो भी पिटोगे। समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो आप कम कर पाओगे ना आप ज़्यादा कर पाओगे, ठीक है ना। तो देखो अब इसकी स्टेटमेंट भी आ गई है। ये क्या स्टेटमेंट है, देखो, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश। इसका मतलब द्रव्यमान जैसा है वह वैसा का वैसा रहता है, रिएक्टेंट्स बस प्रोडक्ट्स में बदलते हैं, द्रव्यमान नहीं बदलता। अगर मान लो आपने टोटल एक साइड 44 लिया है तो दूसरी साइड भी कितना आएगा, 44 ही आएगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये हमने कर लिया है द्रव्यमान संरक्षण नियम। इंग्लिश मीडियम के लिए क्या लिखा होगा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द्रव्यमान का न तो सृजन न विनाश किया जा सकता है। तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। आपको पहला नियम समझ में आ गया होगा। एक इसका क्वेश्चन इसी के अंदर है तो वो हम कर लेते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक अभिक्रिया में, अभिक्रिया है उसमें रिएक्टेंट्स कौन कौन से दिए हैं उसने, एक दिया है सोडियम कार्बोनेट और एक दिया है एसिटिक अम्ल, ठीक है। वो अभिकृत होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम एसीटेट और इतना उत्पाद बनाते हैं। आपने ये बताना है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमारे हिसाब से तो जो रिएक्टेंट्स का मास है वो प्रोडक्ट्स के मास के बराबर होना चाहिए। तो अब देखो हमारे रिएक्टेंट्स कौन है ये बताओ आप। ये रहा एक तो 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और एक ये रहा 6 ग्राम एसिटिक अम्ल, जोड़ के देख लो कितना आ जाता है, 5.3 6 ग्राम, तो ये कितना आ गया 11.3 ग्राम। तो ये किसका आ गया है, ये रिएक्टेंट्स का द्रव्यमान है, ठीक है ना। और अब हम प्रोडक्ट्स का करते हैं। तो प्रोडक्ट्स का देख लो, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक था 0.9 जल, ठीक है ना। तो हमने 3 लिए हैं, एक है 2.2, एक है 8.2, एक है 2.2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक है 8.2 सोडियम एसीटेट और एक है 0.9। अब आप जोड़ के देख लो, 9 2 11 2 13 और ये 8 2 10 और एक हासिल 11.2, यही आया था ना पहले 11.3। तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स का जो मास था वो किसके बराबर आ गया, प्रोडक्ट्स के मास के। और जब दोनों बराबर आएंगे इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान संरक्षण नियम को फॉलो कर रहा है। तो आपने सिंपल ये लाइन लिखनी है, क्योंकि द्रव्यमान जो है अभिकारकों का उत्पाद के बराबर है, इसलिए यह नियम को फॉलो कर रहा है, अनुपालन कर रहा है, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया और पहला नियम भी हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।